मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग सीक्वेंस उनके बारे में पढ़ लिया था हमने लास्ट जो लेक्चर था हमारा, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, अनुक्रम का सीमा बिंदु। ठीक है, कोई सीक्वेंस है उसका सीमा बिंदु। देखो सीक्वेंस की अगर टर्म्स हैं अपने पास xn, इस तरह से हम सीक्वेंस लेते हैं। कैसे टर्म आती है इसमें? फर्स्ट टर्म x1, फिर सेकंड टर्म x2, फिर x3 एंड सो ऑन, इस तरह से इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं अपने पास। अगर इस सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स किसी अल्फा के नेबरहुड में जा रही हो, कोई अल्फा एक नंबर हमें मिल जाए, ठीक है, अल्फा क्या मिल जाए हमें? कोई रियल नंबर। और कैसा रियल नंबर? जैसे ये है अपने पास, ये अल्फा है। अल्फा का नेबरहुड लेने का मतलब है कि यहां से कुछ इसके आसपास अल्फा माइनस एप्सिलॉन, और ये हो गया अल्फा प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। अल्फा के हर नेबरहुड में, अल्फा के हर नेबरहुड में, इसका मतलब कि चाहे हम कितना ही छोटा नेबरहुड ले लें अल्फा का कितना भी छोटा नेबरहुड ले लें, उसमें इस सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स आ रही होंगी, यानी यहां पर इसके आसपास में उसकी इस सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स आ रही होंगी। उस केस में ये पॉइंट जो अल्फा है, ये इस जो अपने पास सीक्वेंस है, इसका क्या कहलाएगा? लिमिट पॉइंट। क्या कहलाएगा? लिमिट पॉइंट। अब लिमिट पॉइंट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है एक और नंबर ऐसा मिल जाए, हो सकता है क्या कि उसके नेबरहुड में भी जो सीक्वेंस है उसकी इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट, सॉरी इनफाइनाइट टर्म्स आ रही हूं। चलो डेफिनेशन लिखो। ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। ए रियल नंबर, कोई एक रियल नंबर है अल्फा, ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट, इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट, सीमा बिंदु कहलाता है ऑफ सीक्वेंस, किसी अनुक्रम का। कब कहलाता है? इफ ऑफ सीक्वेंस xn, ये ले लेते हैं, इस सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं। इस सीक्वेंस का अल्फा जो है क्या कहलाता है? लिमिट पॉइंट कहलाता है। इफ एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फा, इफ एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फा, इफ एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फा कंटेन्स, किसको कंटेन कर रहा है? इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस xn, ठीक है। अल्फा लिमिट पॉइंट कब कहलाएगा? अगर उसके नेबरहुड में उस सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स अपने पास आ रही हो। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज अल्फा इज लिमिट पॉइंट, दैट इज अल्फा या एनी रियल नंबर। तो ऐसे लिख लो, अल्फा बिलोंग्स टू आर, तो रियल नंबर हो गया। अल्फा बिलोंग्स टू आर इज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस एक्सन, इज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, कौन सी सीक्वेंस? एक्सन। ये जो सीक्वेंस है इसका क्या कहलाएगा? लिमिट पॉइंट। इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, however small is epsilon, however small is epsilon, यानी एप्सिलॉन चाहे कितना भी छोटा आप ले सकते हो, इसमें कितनी भी इसकी लेंथ हो सकती है, however small is epsilon। तब उस केस में देखो ये कहना क्या चाहता है कि ये हमने अल्फा लिया, ये इसकी लिमिट पॉइंट कब कहलाएगी? जब हमें एक अल्फा नेबरहुड मिल जाए इसका, यानी एक पॉइंट अल्फा मिल जाए 0 से बड़ा। लेंथ आप लेोगे तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी तो होगी, प्लस में ही तो होगी, लेंथ कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो वो लेंथ कितनी हो सकती है? ये मान लो इतनी हो सकती है, या इससे भी छोटी, बहुत नेग्लिजिबल डिस्टेंस हम मान लेते हैं। तो ये पॉइंट, इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, मैं अपन समझने के लिए इसको दूर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो गया? अल्फा प्लस एप्सिलॉन, और ये पॉइंट हो गया अल्फा माइनस एप्सिलॉन।
क्यों? एप्सिलॉन एक लेंथ है, बहुत छोटी लेंथ है, ठीक है। तो ये हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, अल्फा प्लस एप्सिलॉन, और ये पॉइंट अल्फा माइनस एप्सिलॉन, क्योंकि ये दूरी कितनी है, एप्सिलॉन दूरी है, ठीक है। तो कितना भी एप्सिलॉन हम छोटा ले लें, जब हम एक्सएन माइनस अल्फा करेंगे तो वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा। क्या मतलब हुआ कि कोई भी पॉइंट है, एक इनफाइनाइट टर्म्स के लिए ये चीज होनी चाहिए कि इस सीक्वेंस का कोई एक पॉइंट है, एक्सएन का मतलब क्या है, कोई ना कोई सीक्वेंस का ही तो पॉइंट होगा। उस पॉइंट की जब मैं अल्फा से दूरी निकालूंगा, उस पॉइंट की अल्फा से दूरी निकालूंगा यानी माइनस, कोई दो पॉइंट्स की दूरी कैसे निकालते हो, ठीक है। मान लो यहां पर कोई पॉइंट है, इसकी और अल्फा की दूरी निकालेंगे तो क्या आएगी, अल्फा से तो बड़ी आएगी, ठीक है। चाहे आप मान लो इधर निकाल रहे हो तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, लेकिन मोड में हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि लेंथ तो पॉजिटिव होती है, इसलिए मोड लगा दिया पे। तो ये जो दूरी है ये अल्फा से, सॉरी एप्सिलॉन से तो बड़ी हो गई, ठीक है। तो हम अगर हमारे पास ऐसे आ रहा है कि ये कंडीशन आ रही है कुछ इनफाइनाइट टर्म्स के लिए, इनफाइनाइट टर्म्स के लिए, n इनफाइनाइट n बिलोंग्स टू n के लिए, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी एक्शन, बहुत सारी ऐसी टर्म्स है सीक्वेंस में जिनका अल्फा से डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं तो वो एप्सिलॉन से कम है। एप्सिलॉन हमने बहुत छोटी दूरी ली है, लेकिन उन पॉइंट्स का अल्फा से एप्सिलॉन से भी कम डिस्टेंस है, यानी बिल्कुल पास में होंगे वो, तभी तो डिस्टेंस कम आएगा। भाई यहां पर तो आपने ये तो एप्सिलॉन दूरी ले ली, ठीक है। मान लो ऐसे, इसको समझने के लिए ऐसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट कुछ 1000 पे है, आपने एप्सिलॉन ले लिया 1, ठीक है। वैसे तो बहुत छोटी वैल्यू होती है, लेकिन आपने ले लिया 1, तो ये हो गया 999 और ये हो गया 1001, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि इस सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स ऐसी हैं जिनका जो मतलब डिस्टेंस है 1000 से, अल्फा से, जिनका डिस्टेंस कितना है 1 से भी कम है। एप्सिलॉन आपने यहाँ पे क्या लिया 1 से, यानी कि 1 से कम है तो भाई यही तो होंगी। अगर 1 से ज्यादा हो गया, इससे दूरी अगर 1 से ज्यादा है तो इससे बाहर चला जाएगा। तो इनफाइनाइट टर्म्स कैसी है, जिनकी दूरी इस पॉइंट से अल्फा से क्या है, एप्सिलॉन से भी कम है, एप्सिलॉन से भी कम है। तो उस केस में ये अल्फा क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट कहलाएगा। तो इसको अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं, या तो हम ये कह सकते हैं कि एप्सिलॉन सॉरी अल्फा के एक नेबरहुड, ठीक है, हर एक नेबरहुड में, कितना भी छोटा आप नेबरहुड ले रहे हो। अब ये चीज मत कर लेना कि जैसे मान लो यहाँ पे आपने जैसे ये इसके आसपास नहीं है, ये आपने यहाँ बना लेता हूं मैं, ये अल्फा है, और इससे बहुत ज्यादा दूर मतलब 100, 50, 200 पॉइंट के बाद यहाँ पर इनफाइनाइट टर्म्स आ रही है, यहाँ पर क्या आ रही है, इनफाइनाइट टर्म। आपने नेबरहुड ले लिया ये इतना बड़ा, तो फिर तो इसके नेबरहुड में आ ही जाएंगे, फिर तो इसके नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म्स आ जाएंगी। तो ऐसे ही लिमिट पॉइंट थोड़ी बन जाएगा। कैसे बनेगा, कितना भी छोटा आप नेबरहुड ले रहे हो, कितना भी छोटा आप नेबरहुड ले रहे हो, उसमें इनफाइनाइट टर्म्स हमने को मिलनी चाहिए, ठीक है। कितना भी छोटा आप एप्सिलॉन ले रहे हो तो उसमें अपने को क्या मिलनी चाहिए, फॉर ईच, देखो क्या लिखा हमने, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी कुछ भी लेंथ आप ले लो, 0 से बड़ी कुछ भी लेंथ आप ले लो, तो उसमें उस सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स हमें मिलेंगे। उस केस में लिमिट पॉइंट कहलाएगा। ये नहीं है कि आपने ये मान लो 500 डिस्टेंस ले लिया, 0 से बड़ा ही है, एप्सिलॉन आपने 500 ले लिया, तो इतनी दूर में तो हो सकता है उसकी इनफाइनाइट टर्म्स आ जाए, तो फिर ये लिमिट पॉइंट थोड़ी कह देंगे। लिमिट पॉइंट कब कहेंगे, जब उसके बिल्कुल पास वाला जो एरिया, चाहे आप कितना भी छोटा ले रहे हो, उसमें उस सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म हो, तब ये सीक्वेंस का क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट कहलाएगा। ये चीज समझ में आई नहीं आई? तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन, ये जो इंटरवल होगा, ये इंटरवल कहां से कहां होगा, यहां से लेकर यहां तक, इसमें इस सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स आ रही है। चाहे आप एप्सिलॉन कितना भी छोटा ले रहे हो, उसमें इस इंटरवल में इस सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म आ रही है, तब भी लिमिट पॉइंट। तो ये अलग अलग डेफिनेशन आप कैसे उसको लिख सकते हो उस चीज को, ठीक है। तो कैसे देखो, अल्फा इज स्मॉलेस्ट, ये लिख सकते हो आप, सॉरी एप्सिलॉन इज स्मॉलेस्ट, जितना आप ले सकते हो, ठीक है, जितना भी स्मॉल आप ले सकते हो उतना स्मॉलेस्ट की हम बात करें। उस केस में एक्सएन की जब हम अल्फा से दूरी देखेंगे तो वो लेस देन एप्सिलॉन आएगी, जो डिस्टेंस आपने ली है उससे बहुत कम आएगी, या उसके अंदर अंदर ही रहेंगे सारे के सारे पॉइंट। कितने पॉइंट, इनफाइनाइट,
फॉर इनफाइनाइट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि इनफाइनाइट टर्म्स ऐसी हैं सीक्वेंस की जिनकी अल्फा से दूरी कितनी है, एप्सिलॉन से भी कम है, यानी वो उसके बिल्कुल पास में। या फिर आप ये कह सकते हो कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन इससे बड़ी एक्सन और किससे, अल्फा प्लस एप्सिलॉन से छोटी है, यानी अल्फा माइनस एप्सिलॉन से तो बड़ी है और अल्फा प्लस एप्सिलॉन से छोटी। अब सारी जरूरी नहीं है, कितनी, इनफाइनाइट टर्म्स, फॉर इनफाइनाइट n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब भी तो यही हुआ भाई, यही तो लिया था हमने, ये अल्फा है, ये एप्सिलॉन, ये सॉरी अल्फा माइनस एप्सिलॉन हो गया और यहाँ पर अल्फा प्लस एप्सिलॉन हो गया। तो यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि इसकी सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स ऐसी हैं, फॉर इनफाइनाइट n बिलोंग्स टू n, इनफाइनाइट टर्म्स ऐसी हैं जो अल्फा माइनस एप्सिलॉन से तो बड़ी हैं और अल्फा प्लस एप्सिलॉन से छोटी हैं, यानी कि इस एरिया में आ रही है, जो बहुत छोटा सा एरिया है उसमें ही आ रही है। तो उस केस में भी ये क्या बन जाएगा अपने पास, उस केस में भी ये क्या बन जाएगा अपने पास, लिमिट पॉइंट बन जाएगा, सीमा बिंदु बन जाएगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सन किस में आ रहा है, इस इंटरवल में आ रहा है, अल्फा माइनस एप्सिलॉन से अल्फा प्लस एप्सिलॉन। ये जो इंटरवल है इसमें एक्सन आ रहा है फॉर इनफाइनाइट n बिलोंग्स टू n, यानी इनफाइनाइट ऐसी टर्म्स हैं, एक्सन, एक्सन का मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इनफाइनाइट ऐसी टर्म है जो इस इंटरवल में आ रही है। उस केस में भी अल्फा अपने पास क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट बन जाएगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, और अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस एक्सन। ये भी कह सकते हैं कि इस नेबरहुड में इस सीक्वेंस की, इस नेबरहुड में इस सीक्वेंस की क्या आ रही है अपने पास, इनफाइनाइट टर्म्स आ रही है। यहां तक कोई दिक्कत? इसको हम क्लस्टर पॉइंट, एक्यूमुलेशन पॉइंट भी या फिर कंडेंसेशन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, लिमिट पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज क्लस्टर पॉइंट और एक्यूमुलेशन पॉइंट, ACCMU एक्यूमुलेशन, स्पेलिंग देख लेना, और कंडेंसेशन पॉइंट। ठीक है, क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छ, या फिर इसको पुंज पॉइंट बोलते हैं, पुंज बिंदु। ठीक है, गुच्छ मतलब एक गुच्छा बन रहा है अपने पास, बहुत सारी टर्म्स का एक क्या बन गया अपने पास, गुच्छा बन गया, पूरे की पूरी सारी की सारी टर्म वहीं उसके नेबरहुड में आ गई, उस अल्फा के नेबरहुड में। अब कोई जरूरी नहीं है कि किसी सीक्वेंस का हमें लिमिट पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा, या ये भी कोई जरूरी नहीं है कि फिक्स 1 2 3 लिमिट पॉइंट मिलेगा, या ये भी कोई जरूरी नहीं है कि इनफाइनाइट मिलेंगे। क्या मतलब हुआ कि हो सकता है एक भी लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है कुछ फाइनाइट नंबर लिमिट पॉइंट आ रहे हो, मतलब 5 10 2 3, ठीक है, या फिर इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट आ रहे हो, या फिर इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट आ रहे हो। तो नोट डाल के लिख भी सकते हो। नोट नंबर फर्स्ट, a sequence can have unique finite
इनफाइनाइट और नो लिमिट पॉइंट। ठीक है, हो सकता है कुछ फिक्स फाइनाइट अपने पास आ जाए, यूनिक का मतलब एक ही लिमिट पॉइंट हो, या फिर कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं हो, या फिर इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट हो, कुछ भी हो सकता है। लिमिट पॉइंट के लिए सिर्फ आपको देखना क्या है कि कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा रियल नंबर हमें मिल जाए कि उसके नेबरहुड में, चाहे आप कितना भी छोटा नेबरहुड ले रहे हो, अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन, उसके नेबरहुड में उस सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स आ रही हो, उस सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स का आ रही हो, इस पॉइंट के आसपास आ रही हो, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा अपने पास, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि लिमिट पॉइंट उस सीक्वेंस की टर्म होगी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट limit point of sequence is its own term, यानी इसका खुद का ही बिंदु हो लिमिट पॉइंट, ये भी कोई जरूरी नहीं है। जैसे 1/n जो सीक्वेंस आती है अपने पास, एग्जाम्पल ये जो सीक्वेंस है लिमिट पॉइंट ऑफ 1/n, ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या है, 0 है, बट 0 इसका पॉइंट नहीं है। कैसे, देखो पहले क्या रहेगा अपने पास, फर्स्ट टर्म नेचुरल नंबर से होती है अपने लिमिट पॉइंट, यानी 1 की इमेज देखोगे क्या आ जाएगी, 1/1 1, 2 की इमेज देखोगे 1/2, 3 की इमेज 1/3 एंड सो ऑन चलती हुई जाएगी। यहाँ पे देखो ये क्या है, 1 है, ये 0.5 हुई, फिर 0.33 हुई, फिर 0.25 हो जाएगी, फिर 0.20 हो जाएगी एंड सो ऑन, यानी ये टर्म्स किधर बढ़ती हुई जा रही हैं, 0 की तरफ। कहाँ टेंड कर रही है, 0 की तरफ। लेकिन कभी भी 0 होगा क्या, एग्जैक्ट 0 तो नहीं होगा, एग्जैक्ट 0 तो नहीं होगा, हाँ, लेकिन 0 के नेबरहुड में जैसे ही 0 का नेबरहुड आएगा उसके आसपास इसकी इनफाइनाइट टर्म्स आ जाएंगी। भाई सीक्वेंस में तो इनफाइनाइट टर्म्स है, अब आप जितनी बड़ी क्वांटिटी इसमें से घटाते हुए जाओगे, अभी तो 0.2 है, फिर 0.1 होगा, फिर 0.001 होगा, फिर 0.00001 होगा, इस तरह से चलता हुआ जाएगा। एग्जैक्ट 0 तो नहीं होगा, बट क्या हो जाएगा, 0 के नेबरहुड में इसकी कितनी टर्म आ जाएंगी, इनफाइनाइट टर्म्स आ जाएंगी, तो फिर 0 इसका क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया। बट 0 इस सीक्वेंस की टर्म नहीं है, 0 इस सीक्वेंस की टर्म नहीं है। सेकंड एक एग्जांपल लिखो, -1 की पावर n 1 + 1/n, 1 + 1/n, इसके लिमिट पॉइंट हो जाएंगे -1 और 1। ठीक है, लिमिट पॉइंट 1 एंड -1। यहाँ देखो फाइनाइट नंबर कुछ 2 लिमिट पॉइंट आ गए, यहाँ एक ही लिमिट पॉइंट था, या हो सकता है लिमिट पॉइंट हो भी नहीं, वो चीज़ भी होती है। ठीक है, इसके लिमिट पॉइंट दो, देखो कैसे आ रहे हैं ये। अब मान लो आप वैल्यू 1 रखते हो, वैल्यू स्टार्टिंग में 1 रखते हो, तो वैल्यू क्या आएगी, -1 की पावर 1, तो 1 हो जाएगा, सॉरी -1 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 1 + 1/1, ये हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा अपने पास 2, पहली टर्म आ गया आपके पास -2। ठीक है, दूसरी टर्म देखो, दूसरी टर्म क्या आएगी, -1 की पावर 2, तो ये तो अब 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 + 1/2, यानी ये टर्म लास्ट में किधर जाएगी, ये टर्म लास्ट में किधर जाएगी, 1/n ही तो है, 1/n लास्ट में कहाँ जाता है, 1/n जो सीक्वेंस है उसकी लास्ट में सारी टर्म 0 के आसपास आने लग जाती हैं, लगभग 0। तो लगभग 0 का मतलब है ये टोटल क्वांटिटी लगभग कहाँ पहुंच जाएगी, 1 के पास, लगभग कहाँ पहुंच जाएगी, 1 के पास। यानी कि जब हम इंफिनिटी पे जाएंगे, बहुत आगे जब टर्म्स लेके जाएंगे, तो उस टाइम पे इस सीक्वेंस की टर्म्स कहाँ जाने लग जाएंगी, लगभग 1 के आसपास, 1 के नेबरहुड। मान लो यहाँ 1 है तो यहाँ जाने लग गई, एग्जैक्ट 1 नहीं होगा,
एग्जैक्ट 1 नहीं होगा। क्यों? देखो 1 में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, 1 में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। अब चाहे वो 0.0001 ही ऐड हो रहा हो, ठीक है, 1 में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। इस चीज को देखो समझना ढंग से, क्या चीज है। इसी से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लिमिट पॉइंट क्या होता है, लिमिट क्या होता है, ये सारी चीजें सब कनेक्टेड है, ठीक है। 1/n वाला हमने पढ़ा था, 1/n। इसमें क्या था कि इसमें जैसे पहले 1/1 आया, फिर 1/2 आया, 1 का तीसरा हिस्सा आया, फिर 1 का चौथा हिस्सा किया। तो जैसे ये 0 से 1 है, इसका पहला हिस्सा करोगे तो ये हो जाएगा, दूसरा हिस्सा मतलब हाफ हो जाएगा, फिर 3 हिस्से करोगे तो ऐसे हो जाएगा, फिर इसके 4 हिस्से करोगे तो ऐसे हो जाएगा, कम होता हुआ आएगा। लास्ट में जो यहाँ इसके 0 के आसपास टर्म्स आ जाएंगी इसकी, यही तो होगा, ठीक है। तो इसकी इनफाइनाइट टर्म्स कहाँ पहुंच जाएंगी, लगभग 0 के नेबरहुड। ये 0 है, इसके आसपास इसकी टर्म्स पहुंच जाएंगी, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं होंगी, 0 से कुछ ना कुछ बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है। यहां पर ये जब इन्फिनिटी पे जाएंगे तो ये 1/n 0 से कुछ ना कुछ बड़ी वैल्यू होगी, एग्जैक्ट 0 तो नहीं होगी। तो ये टोटल वैल्यू 1 से कुछ ना कुछ बड़ी होगी, लगभग 1 के पास पहुंच जाएगी। जैसे यहां पर 1 है तो 1 से कुछ ना कुछ बड़ी होगी, बट लगभग 1 के पास इसकी इनफाइनाइट टर्म्स आ जाएंगी इस सीक्वेंस की। बट इसके साथ में एक -1 और लगा हुआ है, और उसकी पावर क्या है, n। तो जैसे ही आप इसकी पावर बढ़ाते हुए जाओगे, तो जैसे आप 1 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -1। जैसे पावर 2 करोगे तो 1 हो जाएगा, 3 करोगे फिर -1। यानी कि जब जब आप विषम संख्या या ओड संख्या लोगे यहाँ पे, तो फिर ये -1 आएगा। अगर इवन संख्या लेकर आओगे, इवन यानी सम अगर नंबर लेते हो आप, जैसे 2, 4, 6, ये पावर लोगे तो उस केस में तो ये 1 हो जाएगा। और जैसे आप ओड नंबर यहाँ पे यूज करोगे, भाई आगे बढ़ते हुए जा रहे हो, एक के बाद एक टर्म लेते जाओगे, तो एक टर्म ओड लोगे, एक इवन, फिर एक ओड, फिर एक इवन, तो एक बार तो ये -1 वैल्यू देगा, एक बार 1, फिर -1, फिर 1। किसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ इस हिस्से की। तो अब इस टोटल की बात करते हैं, ठीक है। अब ये टर्म्स जब इन्फिनिटी पे हम जा रहे हैं, ये आपके पास ये सीक्वेंस थी, इसको ऐसे था -1 की पावर n, और ये था 1 + 1/n, ठीक है। इस सीक्वेंस की मैं बात कर रहा हूं। जब इन्फिनिटी पे जा रहे हैं तो ये टर्म्स कहां जा रही हैं, ये टर्म लगभग 0 के पास पहुंच गई। अगर ये 0 के पास पहुंच गई, इनफाइनाइट टर्म्स 0 के नेबरहुड में आ गई इसकी, तो फिर ये टोटल टर्म कहां जाएगी, 1 प्लस लगभग 0 के पास। यानी ये सारी की सारी टर्म लगभग कहां जा रही है, 1 के पास। कहां जा रही है, 1 के पास। बट एक टर्म तो कहां जा रही है, माइनस इंटू -1 और हो जाएगा ना भाई। जैसे आप विषम संख्या लोगे तो इंटू -1 और हो जाएगा, यानी एक टर्म -1 के लगभग जाएगी। फिर दूसरी टर्म जैसे आप प्लस लोगे तो ये, सॉरी, इवन संख्या लोगे, -1 की पावर इवन, तब ये 1, तो फिर ये 1 के नेबरहुड में चली जाएगी। फिर उससे नेक्स्ट टर्म फिर -1 के आसपास, फिर 1 के आसपास, फिर -1 के आसपास, फिर 1 के आसपास। तो इस तरह से इसके नेबरहुड में भी इनफाइनाइट पॉइंट हो जाएंगी, और इसके नेबरहुड में भी इनफाइनाइट पॉइंट हो जाएंगे इस सीक्वेंस के। तो फिर 1 और -1 दोनों इसके क्या बन जाएंगे, लिमिट पॉइंट बन जाएंगे। ये चीज समझ में आई या नहीं आई, कि इसके लिमिट पॉइंट 1 और -1 कैसे आ रहे हैं। या तो अनम्यूट होके बता दिया करो, या फिर कमेंट कर दिया करो। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती तो पूछ लिया करो। लाइव क्लास का यही फायदा है, नहीं तो रिकॉर्डेड ही देते थे। अनम्यूट वाले, वो जो आवाज वाला अनम्यूट वाला बटन है, उस पर दबाओगे तो वहां से बोल भी सकते हो, आवाज जो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये चीज हो गया। अब मान लो एक और अपने पास सीक्वेंस दी हुई है, एक्सन दे दिया आपको, ये सीक्वेंस दे दी, और 1/2 फिक्स दे दिया, कुछ कांस्टेंट नंबर दे दिया आपको, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए, ठीक है। आप कोई भी नेचुरल नंबर, फर्स्ट पहली टर्म क्या होगी सीक्वेंस की, आप यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ तो 1/2 ही आएगा भाई। इधर कहीं n रखने की जगह होगी तभी तो वैल्यू चेंज होगी ना। फिर 2 लोगे तो भी 1/2, 3 लोगे तो भी 1/2, तो सब में 1/2 ही आएगा। सीक्वेंस की सारी टर्म क्या जाएंगी, पहली टर्म भी 1/2, दूसरी भी 1/2, तीसरी भी 1/2, एंड सो ऑन। तो सारी की सारी टर्म कहाँ पहुंच गई, 1/2 के नेबरहुड में। तो इसका लिमिट पॉइंट क्या बन गया,
1/2। तो अगर कोई अपने पास, ये कैसी सीक्वेंस कहलाती है वैसे? कांस्टेंट सीक्वेंस, अचर अनुक्रम बताया था। अगर कोई कांस्टेंट नंबर आ रहा है हर सारी की सारी टर्म्स, तो वो कांस्टेंट सीक्वेंस कहलाती है। तो इसका लिमिट पॉइंट वो कांस्टेंट पॉइंट ही बन जाएगा, क्योंकि सारी की सारी टर्म तो कहाँ जा रही है? 1/2 के पास ही जा रही है, या 1/2 पर ही जा रही है एग्जैक्ट। ठीक है, तो यूनिक लिमिट पॉइंट भी हो सकता है, एक से ज्यादा फाइनाइट लिमिट पॉइंट भी हो सकते हैं, वो सब सारी चीज। अच्छा, ये तो था अपने पास लिमिट पॉइंट। अब लिमिट क्या होता है? ठीक है, लिमिट पॉइंट और लिमिट में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। जो लिमिट होती है वो लिमिट पॉइंट बनता ही है अपने पास, लेकिन सारे के सारे लिमिट पॉइंट लिमिट नहीं बनते। अभी जो हमने लिमिट पॉइंट बने, ये सारे लिमिट पॉइंट बन रहे हैं, लेकिन ये लिमिट बने ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट हाँ, सारी जितनी भी लिमिट होंगी, जो सीमा होंगी, वो सारी की सारी सीमा बिंदु बनेंगे अपने पास। नेक्स्ट लिखो, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। लिमिट ऑफ सीक्वेंस, अनुक्रम की सीमा। लेट एक्सन बी एनी रियल सीक्वेंस। लेट एक्सन, रियल सीक्वेंस के बारे में पढ़ रहे हैं हम। इज एनी रियल सीक्वेंस, ये कोई अपने पास रियल सीक्वेंस। रियल सीक्वेंस का मतलब सारी टर्म्स क्या है अपने पास? रियल नंबर्स हैं। सारी टर्म क्या है? रियल नंबर्स हैं। तब कोई रियल नंबर अल्फा, इसका लिमिट कहलाएगा। देन एनी रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड लिमिट ऑफ सीक्वेंस एक्सन। लिमिट ऑफ सीक्वेंस एक्सन, ठीक है, दिख नहीं रहा कि इधर का? लिमिट ऑफ सीक्वेंस एक्सन। इस सीक्वेंस एक्शन की क्या कहलाएगा? लिमिट कहलाएगा। इफ फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, इफ फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक, अपने पास कोई एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 यानी कुछ पॉजिटिव एक लेंथ फिक्स कर दी कि ये लेंथ है, ठीक है, उसके लिए हमें एक नंबर ऐसा मिल जाए, देयर एग्जिस्ट एन नोट, नेचुरल नंबर मिलेगा, डिपेंड्स ऑन एन नोट बिलोंग्स टू एन, डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। अगर आपने लेंथ बढ़ा दिया, कम कर दी, जो एप्सिलॉन जो लेंथ है वो कम या ज्यादा कर दी, तो ये नंबर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा? एप्सिलॉन पे। तो इसको हम कई जगह ये लिख देंगे, एन नोट एप्सिलॉन। कई जैसे कई बुक्स वगैरह में कहीं ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा, उसका मतलब भी यही है कि ऐसा नंबर जो किस पे डिपेंड कर रहा है? एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एक ऐसा नंबर एन नोट बिलोंग्स टू एन जो किस पे डिपेंड कर रहा है? एप्सिलॉन पे। क्या मिलेगा? कोई पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। इसको ऐसे लिख लो, या तो नेचुरल नंबर नहीं, एनी, देयर एग्जिस्ट एनी पॉजिटिव इंटीजर एन नोट, और फिर यहां ब्रैकेट में लिख लेना डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन। किस पे डिपेंड करेगा? एप्सिलॉन। एनी पॉजिटिव इंटीजर एन नोट डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन सच दैट कि एक्सन को जब हम एप्सिलॉन से दूरी निकालें, एक्सन की जब हम एप्सिलॉन से दूरी निकालें, सॉरी अल्फा से, अल्फा कहलाएगा लिमिट पॉइंट, अल्फा से दूरी निकालें, तो वो क्या है अपने पास? लेस देन एप्सिलॉन आई, लेस देन एप्सिलॉन आई फॉर ऑल एन नोट ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नोट।
फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट। क्या मतलब हुआ इस चीज का? देखो कि ये अपने पास है, ये अल्फा है, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि हमने एक एप्सिलॉन फिक्स कर दिया, मान लो ये लेंथ आपने फिक्स कर दी, ये लेंथ आपने फिक्स कर दी, ये दूरी इतनी, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस एप्सिलॉन। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस एप्सिलॉन। ये चीज होगी, ठीक है। अब ये एप्सिलॉन तो आपने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। अब इस पे डिपेंड करता हुआ एक नंबर हमें ऐसा मिल जाए एन नोट, कि उस नंबर के बाद की सारी टर्म, उस नंबर के बाद की सारी टर्म एन नोट ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन, उस नंबर के बाद की सारी टर्म एक्सन, यही तो एन यहां पर तो यूज हो रहा है, और ये क्या होती है? सीक्वेंस की टर्म होती है x1 x2 x3। यानी एक नंबर हमें मान लो ये 100 मिल गया, तो x 100 यानी जो सीक्वेंस है उसकी 100वीं टर्म, उसके बाद की सारी टर्म, उसके बाद की सारी टर्म क्या कर रही है? एप्सिलॉन सॉरी अल्फा के नेबरहुड में जा रही है, अल्फा के नेबरहुड में जा रही है। तो फिर ये अल्फा क्या कहलाएगा? लिमिट कहलाएगा। अब आप बोलोगे कि तो लिमिट पॉइंट की भी ऐसी थी। लिमिट पॉइंट में ये कंडीशन नहीं थी कि कोई एक फिक्स नंबर के बाद की सारी टर्म वहीं जाएंगी, मतलब इनफाइनाइट टर्म यहां जा रही हो सकता है, एक टर्म बीच में यहां जा रही हो, फिर यहां जा रही हो, फिर यहां जा रही हो, फिर यहां जा रही हो, ये भी तो हो सकता है ना भाई। एक हमने ये थोड़ी कहा था कि एग्जैक्ट उस कोई नंबर के बाद सारी टर्म यहीं जाएंगे, उसके नेबरहुड में जाएंगी। हमने ये कहा था कि यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स होनी चाहिए। अब हो सकता है वो इनफाइनाइट टर्म जब यहाँ आ रही है तो बीच बीच में कोई नंबर, कोई यहाँ जा रहा हो, कोई यहाँ जा रहा हो, कोई यहाँ जा रहा हो, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं था लिमिट पॉइंट में। तो बट लिमिट में क्या रहेगा कि एक नंबर, अब वो डिपेंड करता आप ये लेंथ कितनी ले रहे हो। अगर ये लेंथ आपने इतनी ले ली मान लो, तो यहाँ कोई नंबर था वो भी तो आ गया इसमें भाई। पहले आप ये चल रहे थे, ये सीक्वेंस ऐसे चल रही थी, यहाँ 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 टर्म आई, फिर इस पॉइंट के आसपास सारी टर्म आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे आपने एप्सिलॉन ये लिया, मान लो 500 तक टर्म यहाँ थी और 501 से और बाकी सारी टर्म यहाँ पहुंच गई, यही तो मतलब हुआ, ठीक है। आपने एप्सिलॉन ये ले लिया, ये वाला, ये लेंथ ले ली, ठीक है। तो उस केस में एक नंबर ऐसा मिल जाएगा, क्या नंबर मिलेगा? 500। क्या नंबर मिलेगा? 500। कि 500 के बाद की, या 501 ले लो, ठीक है, 500 तो यहाँ है ना, 501 के बाद या फिर उसी टर्म की बात करें, उसके बाद की सारी टर्म कहां जा रही है? इस पॉइंट के नेबरहुड में जा रही है। बट अगर आपने मान लो एप्सिलॉन ये ना लेके और ये ले लिया यहां पर, तो इस केस में फिर ये 499 और 500 वाले टर्म भी यहीं आ गए, तो फिर ये एन नोट भी चेंज हो जाएगा। एन नोट क्या हो जाएगा? 499 हो जाएगा, कि 499 और उसके बाद की सारी टर्म कहां जा रही है? लगभग इस एप्सिलॉन के नेबरहुड में जा रही है। तो ये डिपेंड किस पे करेगा? एप्सिलॉन पे। अगर आपने एप्सिलॉन चेंज कर, इसलिए तो हमने लिखा है देन एनी रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है। किसी एक लेंथ के लिए हम बात कर रहे हैं, उस लेंथ के लिए हमें एक एन नोट मिलेगा। अब अगर ये लेंथ आपने चेंज कर दी तो एन नोट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और वो कैसा मिलेगा इस पे डिपेंड करेगा, और किस तरह से मिलेगा कि उस पॉइंट के नेबरहुड में क्या जा रही होंगी? उस सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म जा रही होंगी, उस पॉइंट के बाद की सारी टर्म, उस पॉइंट के बाद की सारी टर्म उसके नेबरहुड में जानी चाहिए। एक्सन माइनस अल्फा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्सन जो टर्म्स है, सीक्वेंस की टर्म है, वो कहां जा रही है? इस अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन इस इंटरवल में आ रही है। कब? जब n की वैल्यू ग्रेटर देन एन नोट एप्सिलॉन हो। इसका मतलब क्या होगा कि एन नोट के बाद की सारी टर्म कहां जा रही है? इस इंटरवल में जा रही है। तो इस केस में अल्फा क्या हो जाएगा? अपना लिमिट कहलाएगा, इसकी सीक्वेंस की लिमिट कहलाएगा। लिमिट पॉइंट पे ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं थी कि कोई नंबर है उसके बाद की सारी टर्म वहीं जानी चाहिए। हाँ, ही उसके आसपास इनफाइनाइट टर्म जा रही है, कब जा रही है? बीच बीच में कोई टर्म इधर उधर जा रही है, उससे हमें मतलब नहीं था। लेकिन लिमिट में क्या है कि हमने अगर एक फिक्स कर दिया तो उसके बाद की सारी टर्म फिर उसके नेबरहुड में ही जानी चाहिए।
अब देखो यहां से ये चीज पता चल रही है कि अब कोई भी नंबर आपने फिक्स कर दिया, मान लो 500, 1000, 10,000, लाख, कुछ भी, तो उसके बाद की सारी टर्म तो इसके नेबरहुड में जा रही है, उसके बाद की सारी टर्म तो इसके नेबरहुड में जा रही है। तो उसके बाद कितनी टर्म्स बचेंगी? नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं अपने पास। तो अब अगर आप कुछ भी नंबर फिक्स करते हो उसके बाद की अगर सारी टर्म उसके नेबरहुड में जा रही है, तो इसका मतलब इसके नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म्स है, यानी ये क्या बन गया? लिमिट पॉइंट। तो अगर कोई लिमिट है तो वो लिमिट पॉइंट तो होगा ही होगा, अगर कोई लिमिट है तो वो लिमिट पॉइंट तो होगा ही होगा। बट अगर कोई लिमिट पॉइंट है तो वो जरूरी नहीं है कि वो लिमिट बनेगा। नोट डाल के लिख लो, दैट इज, नोट डाल के, एवरी लिमिट इज लिमिट पॉइंट बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। नोट, एवरी लिमिट इज लिमिट पॉइंट, एवरी लिमिट इज लिमिट पॉइंट बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, कन्वर्स कोई जरूरी नहीं है कि सही हो, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। नेक्स्ट इसमें एक इंपॉर्टेंट थ्योरम अपने पास, बोल्जानो-वायरस्ट्रास थ्योरम। बोल्जानो-वायरस्ट्रास थ्योरम पहले भी आई थी, बट यहाँ पे किसके लिए? सीक्वेंस के लिए। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा आपको एग्जाम में, या तो इसी हिसाब से पता चल जाएगा कौन सी यूनिट में दिया हुआ है, या फिर स्टेटमेंट आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और बोल्जानो-वायरस्ट्रास थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसका एक लिमिट पॉइंट होगा ही होगा। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसका एक लिमिट पॉइंट तो होगा ही होगा। देखो बोल्जानो-वायरस्ट्रास थ्योरम, स्पेलिंग भी इसकी देख लेना, स्पेलिंग क्या है। स्पेलिंग है वायरस्ट्रास थ्योरम, देख लेना एक बार जो भी है। वायरस्ट्रास, बोल्जानो-वायरस्ट्रास थ्योरम। ठीक है, क्या स्टेटमेंट है बोल्जानो-वायरस्ट्रास थ्योरम का? एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, अगर कोई परिबद्ध अनुक्रम आपके पास, ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, एक सीमा बिंदु तो होगा ही होगा। ठीक है, प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होगा। ठीक है, तो एक सीक्वेंस माने, उस सीक्वेंस को कैसा माने? बाउंडेड। सीक्वेंस बाउंडेड होने का मतलब क्या है कि उसका जो रेंज सेट है वो बाउंडेड हो। भाई जो सीक्वेंस है, ये मान लो ये सीक्वेंस आपके पास 1 -1 1 -1 इस तरह से, ठीक है, तो इसका रेंज सेट क्या बन जाएगा? जितने इसमें डिफरेंट टर्म आ रही है वो इसका रेंज सेट बन जाएगा, परिसर। ठीक, अगर ये रेंज सेट बाउंडेड है, रेंज सेट, कोई सेट बाउंडेड कब होता है कि एक नंबर हमें ऐसा मिल जाए कि सीक्वेंस की सारी टर्म उससे बड़ी आ रही हो, और एक नंबर ऐसा मिल जाए कि सीक्वेंस की सारी टर्म उससे छोटी आ रही हो, तो फिर वो सेट अपने पास क्या हो जाता है? अपने पास बाउंडेड सेट हो जाता है। तो अगर उसका रेंज सेट बाउंडेड है तो सीक्वेंस भी क्या कहलाएगी? अपने पास बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगी। ठीक है, यानी कि उसका अपर बाउंड, लोअर बाउंड वो क्या कर रहे हो? एग्जिस्ट कर रहे हो। ठीक, अब देखो जैसे एक अपने पास आएगा भी इनफाइनाइट, ये चीज रहती है कि अगर कोई सीक्वेंस है वो मान लो यूनिफॉर्म मोनोटोनिक, हमने पढ़ा था मोनोटोनिक डिक्रीजिंग,
और एक पढ़ा था हमने मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ठीक, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का मतलब क्या था कि आपके पास ये टर्म फर्स्ट टर्म आई, फिर सेकंड टर्म उससे छोटी आई, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी x1 आया। ठीक है, अब इसमें एक तो ये था मोनोटोनिक सीक्वेंस था, एक स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक था, लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था, और एक था मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और एक था स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। तो ये दोनों अलग अलग चीजें थी। इसमें क्या था कि डिक्रीजिंग में तो क्या था कि फर्स्ट टर्म है, फिर उससे छोटी टर्म, उससे छोटी टर्म अपने पास x2, या फिर उससे छोटी x3, फिर उससे छोटी x4, उससे छोटी या बराबर x5 एंड सो ऑन, इस तरह से। जब स्ट्रिक्टली वर्ड लग गया था, स्ट्रिक्टली वर्ड लग गया था तो उसमें यह था कि x1 से छोटी ही आएगी दूसरी टर्म, फिर तीसरी टर्म उससे भी छोटी, चौथी उससे भी छोटी एंड सो ऑन। ठीक है, सेम इंक्रीजिंग में क्या था अपने पास, इंक्रीजिंग में यह था कि पहली टर्म, फिर उससे बड़ी टर्म दूसरी, फिर उससे बड़ी टर्म तीसरी, फिर उससे बड़ी टर्म चौथी एंड सो ऑन। ठीक है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या था कि पहली टर्म फिर उससे बड़ी ही आएगी दूसरी टर्म, ये नहीं कि बराबर। ठीक है, जैसे इसमें तो ये था 1 1 1 ये हो गया, फिर मान लो 2 हो गया, फिर 2 2 2 फिर 3, इस तरह से। तो बराबर भी आ सकती है, बढ़ती हुई भी जा सकती है, वो तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कहलाएगा। ठीक है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कब कहलाएगा कि पहली से बड़ी होनी चाहिए दूसरी टर्म, और दूसरी से बड़ी तीसरी, तीसरी से बड़ी चौथी एंड सो ऑन, इस तरह की सीक्वेंस स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक। अब एक बात बताओ, कोई सीक्वेंस अगर ऐसे बढ़ती हुई जा रही है, यानी मोनोटोनिक अपने पास इंक्रीजिंग है, और यहां पर आपको अपर बाउंड मिल गया इसका, और क्या मिल गया, अपर बाउंड। इसका मतलब अब सारी सीक्वेंस इधर बढ़ती हुई जा रही है, और ये फिक्स है कि बढ़ती हुई जाएगी, ऐसे यहाँ पे स्ट्रिक्टली नहीं कह रहे हम। ठीक है, कैसी बढ़ती हुई जा रही है, यानी कि इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और एक हमें मिल गया अपर बाउंड। अपर बाउंड का मतलब क्या होता है कि इससे बड़ी सीक्वेंस की कोई टर्म नहीं है, सारी टर्म या तो इससे छोटी है या इसके बराबर है। तो इसका मतलब जब ये इधर बढ़ती हुई जा रही है, और सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म होती है, इधर बढ़ती हुई जा रही है, इनफाइनाइट टर्म है, तो फिर बाकी टर्म जाएंगी कहाँ, यहीं तो पहुंच जाएंगी सारी की सारी। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट नहीं बन जाएगा क्या, या जो मतलब इसका कुछ ना कुछ अपने पास एक पॉइंट ऐसा होगा कि सारी टर्म लगभग उसके नेबरहुड में चली जाएंगी। ऑब्वियसली सी बात है भाई, इससे आगे तो जानी नहीं टर्म, अपर बाउंड आ गया अपने पास, अपर बाउंड से बड़ी कोई टर्म तो होती नहीं है। ठीक है, सेम कोई सीक्वेंस आपके पास मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, घटती हुई जा रही है, और उसका हमें लोअर बाउंड मिल जाए कि सर इससे छोटी कोई भी टर्म नहीं है सीक्वेंस की, और सारी टर्म घटती हुई जा रही है, तो फिर कहाँ पहुंच जाएंगी, सारी यहीं तो पहुंच जाएंगी, इससे आगे तो जा नहीं सकती। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट उसमें आगे पढ़ेंगे, ये चीज़ भी आएगी अपने पास, थ्योरम है शायद एक। देखो अभी हम क्या देख रहे थे, बोल्जानो-वायरस्ट्रास क्या कह रहा है कि कोई बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसका कम से कम एक लिमिट पॉइंट अपने पास होगा ही होगा। बाउंडेड सीक्वेंस कब होती है, उसका रेंज सेट क्या हो, बाउंडेड हो। तो मान लेते हैं लेट सीक्वेंस xn इज बाउंडेड। ठीक है, ये सीक्वेंस हमने मान ली, कैसी सीक्वेंस मान ली, बाउंडेड सीक्वेंस मान ली। कैसी सीक्वेंस मान ली, बाउंडेड। बाउंडेड सीक्वेंस कब होती है, जब उसका रेंज सेट क्या हो आपके पास, बाउंडेड हो। लेट ई बी इट्स रेंज सेट, ई बी इट्स रेंज सेट। ठीक है, अब रेंज सेट क्या हो सकता है अपने पास भाई, अगर कोई बाउंडेड एक रेंज सेट है, अब रेंज सेट क्या हो सकता है, उसमें कितने एलिमेंट आ सकते हैं, रेंज सेट में दो ही चीज हो सकती है, रेंज या तो फाइनाइट हो अपने पास, कुछ फिक्स अपने पास नंबर आ जाए, या फिर इनफाइनाइट हो। भाई सीक्वेंस में कुछ ना कुछ टर्म तो होगी ना, मान लो एक टर्म ही आ रही है 1 1 1 1 इस तरह से, तो रेंज में क्या आ जाएगा, ओनली 1 आ जाएगा। मान लो ये आ रही है 1 2 1 2 1 2, तो रेंज में क्या आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा। या फिर ये आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ती हुई जा रही है अलग ही, तो फिर रेंज में सारे के सारे नंबर आ जाएंगे, इनफाइनाइट आ जाएगा।
यही तो मतलब हुआ। तो रेंज सेट क्या हो सकता है, या तो फाइनाइट हो सकता है या फिर इनफाइनाइट हो सकता है। ई हमने क्या मान ली, इसकी रेंज मान ली, यानी ई में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, लेट ई बी इट्स रेंज, दैट इज ई जो है सेट है उसमें सीक्वेंस की टर्म आ रही है एक्सन, जहां पर एन कहां से होगा, नेचुरल नंबर से। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले इसमें फर्स्ट टर्म आएगी x1, यानी सीक्वेंस की पहली टर्म, फिर सीक्वेंस की दूसरी टर्म, फिर सीक्वेंस की तीसरी टर्म। और ये क्या है, एक सेट है, तो सेट में टर्म्स रिपीट होती नहीं है, तो फिर कौन सी टर्म आएगी, जो अलग अलग डिफरेंट टर्म है वो ही आ जाएंगी इसमें। अब अपने पास दो केस हो सकते हैं। नाउ देयर इज टू केसेस, देयर आर या इज जो भी है, टू केसेस, ठीक है। फर्स्ट क्या हो सकता है, ई बी फाइनाइट सेट, ई बी फाइनाइट सेट, कुछ फिक्स एक फाइनाइट, मतलब 5 है, 4 है, 2 है, 3 है, 100 है, 200 है, कुछ भी एक फिक्स फाइनाइट अपने पास आ गया कि ई जो है फाइनाइट सेट है, ई क्या है, फाइनाइट सेट है। अब एक बात बताओ, सीक्वेंस में कितनी टर्म रहती हैं, सीक्वेंस में तो इनफाइनाइट टर्म रहती हैं, सीक्वेंस में तो इनफाइनाइट टर्म रहती हैं। आप कह रहे हो कि इनमें से जब हम क्या कर रहे हैं, इन्हीं में से तो उठा के ई बनाते हैं। ई सेट क्या होता है कि इसकी सारी टर्म को उठा के ई बनाते हैं, बस क्या करते हैं, जो टर्म रिपीट हो रही है सेम है उसको नहीं लिखते, ये तो करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक टर्म आपने उठाई, अलग थी, 1 यहां पे रख दी, ई में रख दी, फिर दूसरी टर्म उठाई, सेम नहीं थी, रख दी, तीसरी रख दी। अब उसके बाद मान लो ये 4 4 4 सारी सेम आ गई, तो इसको तो एक बार ही लिखोगे भाई, फाइनाइट ये तो फिक्स है, ये आपने मान लिया कि यहां पर 5 है। देखो दूसरे तरीके से इसको समझते हैं, ऐसे समझते हैं कि इस जो सीक्वेंस है उसमें इनफाइनाइट टर्म्स रहती हैं, ये आपके पास इनफाइनाइट टर्म है, आपको ई बनाना है रेंज इसका, और उसमें फाइनाइट है, फाइनाइट मान लेते हैं हम एग्जांपल के लिए 5 है, इसमें 5 ही एलिमेंट है, हो सकता है फाइनाइट हमने लिया, वही तो केस पढ़ रहे हैं, ई में अपने पास फाइनाइट है, रेंज फाइनाइट है। अब इसमें कितनी टर्म है, इनफाइनाइट टर्म आपने उठाया, ये आ गया 1, दूसरी कोई टर्म अलग उठाई, ये आ गई 2, आ गई 3, आ गई 4, आ गई, यहां तक आ गई। अब ये तो 4 ही तो टर्म हुई जो डिफरेंट डिफरेंट आप ले रहे हो। अब इसमें बाकी जो टर्म है वो क्या है, सीक्वेंस में बाकी जो टर्म है वो क्या है, वो तो कुछ ना कुछ एक नंबर होगा भाई, ये 5 है, ये इसमें मान लेते हैं इनफाइनाइट टाइम आ रहा होगा कोई, या 5 नहीं आ रहा तो 4, कोई ना कोई ऐसा नंबर है, वो तो इनफाइनाइट टर्म इसमें आ रहा होगा, इनफाइनाइट टाइम्स इसमें आ रहा होगा। भाई सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म कैसे बनाओगे आप ये कह रहे हो कि इसमें सर यहां पे मान लो इनफाइनाइट खड़े हैं और इसमें से 5 ही डिफरेंट है, तो कोई ना कोई एक तो ऐसा होगा जो मतलब उसकी कॉपी वहां पे आ रही होंगी, सेम एक जैसी वहां पे आ रही होंगी। इसका मतलब तो यही हुआ ना भाई, कोई ना कोई तो एक नंबर ऐसा होगा कि वो मतलब इनफाइनाइट टाइम वहां पर रिपीट हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो लिमिट पॉइंट नहीं बन जाएगा क्या, भी कोई नंबर आपके पास इनफाइनाइट टाइम आ रहा है, यानी एक नंबर ऐसा मिल गया, कोई भी अल्फा, ये नंबर ऐसा मिल गया कि ये इनफाइनाइट टाइम सीक्वेंस में आ रहा है, ठीक है, यानी सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म कहां पहुंच गई, अल्फा पे पहुंच गई, तो अल्फा इसका लिमिट पॉइंट नहीं बन जाएगा क्या, ये चीज समझ आई नहीं आई, कैसे लिखेंगे, ए सीक्वेंस हैज ई हमने क्या मान लिया, इनफाइनाइट सेट, सॉरी फाइनाइट सेट, ए सीक्वेंस हैज इनफाइनाइट टर्म्स, लेकिन सीक्वेंस में तो इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं, इसका मतलब कोई ना कोई एक रियल नंबर ऐसा है जो क्या हो रहा है आपके पास बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर अल्फा सच दैट कि सीक्वेंस की टर्म वो क्या आ रही है, अल्फा आ रही है बार बार, सीक्वेंस की कोई टर्म अल्फा आ रही है फॉर इनफाइनाइट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इनफाइनाइट नेचुरल नंबर ऐसे हैं जिनके लिए जब हम ये टर्म निकाल रहे हैं, यानी इनफाइनाइट मान लो कुछ 5 है तो x5 5वीं टर्म, 6 है तो 6ठी टर्म, 7 है तो 7वीं टर्म, इस तरह से, तो इनफाइनाइट टर्म्स ऐसी हैं जो क्या आ रही है, वो अल्फा आ रही है, कोई ना कोई ऐसा नंबर तो होगा फॉर इनफाइनाइट एन बिलोंग्स टू एन,
इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज सीक्वेंस की एक्स एन इक्वल्स टू अल्फा, और ये अल्फा किसमें, अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन इस इंटरवल में आ रहा होगा भाई। अल्फा को लेते हुए हम एक इंटरवल बना लिए, अल्फा है, इसको लेते हुए एक इंटरवल बना लें, तो उसमें इस सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म आ रही होंगी फॉर इनफाइनाइट एन बिलोंग्स टू एन। और ये किसकी डेफिनेशन होती है, ध्यान हो तो, लिमिट पॉइंट की। अगर एक रियल नंबर ऐसा मिल गया कि उसके नेबरहुड में सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स आ रही हैं, उसके नेबरहुड में सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म आ रही है, तो वो जो है नंबर क्या बन जाएगा अपने पास, लिमिट पॉइंट बन जाएगा। दिस इंप्लाइज अल्फा इज लिमिट पॉइंट, अल्फा इज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस एक्सएन। सीक्वेंस एक्सएन का क्या हो जाएगा अपने पास, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड केस, ई कोई इनफाइनाइट सेट लेते हैं, लेट सेकंड केस ई बी इनफाइनाइट सेट। ई यानी कि रेंज सेट, रेंज सेट अपने पास क्या है, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है, एक्सएन इज बाउंडेड, दिस इंप्लाइज उसका जो रेंज सेट होगा, रेंज ऑफ एक्सएन मस्ट बी बाउंडेड। भाई अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसका रेंज सेट भी तो बाउंडेड ही होगा। ऐसा हो सकता है कि रेंज सेट बाउंडेड नहीं हो रहा, आप कह दो कि सीक्वेंस बाउंडेड है, ये चीज तो ऑब्वियसली होगी। कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो हम डेफिनेशन भी ये लिखते हैं, कोई सीक्वेंस बाउंडेड कब कहलाती है, जब उसका रेंज सेट क्या हो, बाउंडेड हो, उसका रेंज सेट क्या हो, बाउंडेड हो, उस केस में हम सीक्वेंस को बाउंडेड कहते हैं। ठीक है, ई अपने पास क्या है, इनफाइनाइट सेट है, और जो सीक्वेंस है वो कैसी है, बाउंडेड है, यही तो हम लेके चल रहे हैं। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसका लिमिट पॉइंट होगा, सीक्वेंस हम बाउंडेड लेके चल रहे हैं। नाउ sequence xn is bounded, sequence xn is bounded and E be infinite set, that is E is infinite bounded set, E is infinite bounded set। भाई यही तो मतलब हुआ, कोई सीक्वेंस है अगर वो बाउंडेड है तो उसका रेंज सेट भी बाउंडेड होगा, ये तो हम कहते हैं। और ये हम मान के चल रहे हैं कि ई मान लो इनफाइनाइट सेट है, तो ई इनफाइनाइट है और कैसा है, बाउंडेड है, इनफाइनाइट है और बाउंडेड है। अगर कोई सेट इनफाइनाइट प्लस बाउंडेड होता है तो उसका लिमिट पॉइंट होता है, ये हमने पढ़ा था, ध्यान हो तो। अगर कोई सेट इनफाइनाइट है प्लस बाउंडेड भी है तो उसका कम से कम एक लिमिट पॉइंट होता है, सेट के लिए बात कर रहा हूं मैं यहां पे, दैट इज ई मस्ट हैव एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट, वन लिमिट पॉइंट। अगर कोई सेट आपके पास इनफाइनाइट प्लस बाउंडेड,
लास्ट टाइम याद करो, ये शायद बोल्जानो-वायरस्ट्रास थ्योरम ही थी, इनफाइनाइट प्लस बाउंडेड, हाँ वही थी। क्या होता है, लिमिट पॉइंट होता है अपने पास उसका कुछ ना कुछ, एक कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो मिलता ही मिलता है, ठीक है। यानी ई में हमें क्या मिल गया, एक लिमिट पॉइंट मिल गया। मान लेते हैं नाउ लेट अल्फा इज, अल्फा क्या मान लेते हैं, उसका लिमिट पॉइंट मान लेते हैं, अल्फा इज लिमिट पॉइंट ऑफ ई, जो सेट ई है उसका लिमिट पॉइंट मान लेते, अल्फा इज लिमिट पॉइंट। देखो हमें ई का नहीं दिखाना है, हमें क्या दिखाना है, सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट दिखाना है, हमें क्या दिखाना है, सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट, ठीक है। ये तो अभी ई सेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ई सेट का क्या हो गया, हमें हमारे पास एक लिमिट पॉइंट आ गया और क्या आ गया, वो अल्फा आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि इस अल्फा के जितने भी नेबरहुड होंगे उसमें ए के इनफाइनाइट पॉइंट आ रहे होंगे, तभी तो लिमिट पॉइंट बनेगा। एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फा कंटेन्स, दैट इज एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फा कंटेन्स इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ई। सेट ई की इनफाइनाइट टर्म्स उसके अल्फा के नेबरहुड में आ रही होंगी, या इनफाइनाइट टर्म्स सीक्वेंस के लिए टर्म्स यूज करते हैं, इसके एलिमेंट्स लिख दो, सेट है ना तो एलिमेंट्स लिख दो, इनफाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ सेट ई, ठीक है। सेट ई के इनफाइनाइट एलिमेंट अल्फा के नेबरहुड में आ रहे होंगे, तभी तो उसका लिमिट पॉइंट बना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ई में पॉइंट कहां से आएंगे, ई क्या है, रेंज सेट ही है, तो रेंज सेट में पॉइंट कहां से आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट, जो सीक्वेंस के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है वही तो रेंज में लिखते हैं। यानी अल्टीमेटली ये पॉइंट्स तो किसके हैं, ये जो एलिमेंट्स है ये है तो सीक्वेंस के कुछ ना कुछ टर्म, दैट इज एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फा कंटेन्स इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस xn। भाई अगर ई के इनफाइनाइट पॉइंट आ रहे हैं, ई तो रेंज सेट ही तो है, ई में एलिमेंट कहां से आएंगे, सीक्वेंस के तो एलिमेंट आएंगे, तो फिर सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म मतलब कहां आ रहे हैं, अल्फा के नेबरहुड में आ रहे हैं। एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फा कंटेन्स इनफाइनाइट टर्म ऑफ सीक्वेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ एक्शन, एक्शन क्या है, सीक्वेंस की टर्म, वो कहां आ रही है अपने पास, अल्फा माइनस एप्सिलॉन से अल्फा प्लस एप्सिलॉन, इस इंटरवल में आ रही है। कितनी टर्म आ रही है ऐसी, इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है। एप्सिलॉन जहां पर क्या होता है, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर इनफाइनाइट n बिलोंग्स टू n के लिए, इनफाइनाइट ऐसी टर्म्स होंगी जो अल्फा के नेबरहुड में जा रही, यानी कोई ना कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन होगा, ठीक है। उसके लिए हमें भाई हम यही तो कह रहे हैं, अल्फा के नेबरहुड में सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक अल्फा कुछ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, और उसके लिए जो सीक्वेंस की बहुत सारी टर्म n बिलोंग्स टू n, इनफाइनाइट टर्म्स ऐसी हैं जो क्या आ रही हैं, इसके नेबरहुड में आ रही है, यानी कि इस इंटरवल में आ रही है, अल्फा माइनस एप्सिलॉन से अल्फा प्लस एप्सिलॉन, ये इंटरवल, इस इंटरवल में आ रही है। तो फिर अल्फा इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, यही तो डेफिनेशन होती है लिमिट पॉइंट की, सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट की। दिस इंप्लाइज अल्फा इज लिमिट पॉइंट, अल्फा इज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस xn, अल्फा इज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस xn। अब इसका मतलब क्या हुआ, दो ही केस हो सकते थे, या तो रेंज सेट हमने लिया था वो या तो फाइनाइट हो या फिर इनफाइनाइट हो, रेंज सेट या तो फाइनाइट हो या फिर इनफाइनाइट हो, दोनों ही केस में हमारे पास क्या आया, दोनों ही केस में हमारे पास एक लिमिट पॉइंट मिल गया, दैट इज एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट, हैज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बोल्जानो-वायरस्ट्रास थ्योरम, ठीक है। कि कोई अगर बाउंडेड सीक्वेंस आपको दी हुई है, हमने क्या किया, देखो इस थ्योरम में हमने किया क्या है,
उसने क्या दिया कि एक बाउंडेड सीक्वेंस दे दिया और कह दिया कि इसका एक लिमिट पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा कम से कम। कैसे प्रूव करेंगे? हमने मान ली बाउंडेड सीक्वेंस। कोई सीक्वेंस बाउंडेड कब होती है? जब उसका रेंज सेट, जो रेंज सेट यानी ई हमने मान लिया, वो क्या है? बाउंडेड है। अब दो चीज हो सकती है, या तो ई में इनफाइनाइट पॉइंट आ रहे हैं या फिर उसमें फाइनाइट पॉइंट आ रहे हैं। दो केस हो सकते हैं। पहला हमने लिया कि ई मान लो फाइनाइट पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। अब रेंज में सीक्वेंस में इनफाइनाइट पॉइंट है, रेंज में फाइनाइट पॉइंट आ रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट तो ऐसे हैं जो सेम आ रहे हैं अपने पास। और कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट ऐसे होंगे। भाई आपने ये कह दिया कि मेरे पास मतलब इनफाइनाइट नंबर्स हैं और जब मैंने उनको अलग अलग, ठीक है सेम है उनको हटा दो, जो अलग अलग है वो मैंने उठाए तो वो 500 ही आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 500 के बाद ऐसे नंबर हैं जो सारे के सारे क्या है? सेम है। सारे के सारे क्या है? सेम है। तो वो नंबर ऐसा होगा कि उसके नेबरहुड, उसका नेबरहुड क्या, वो पॉइंट ऐसा हो गया, उस पॉइंट वो सारे के सारे मान लो 501 ही है, सारे के सारे 501 ही आ रहे, उसके बाद 500 तक तो अलग अलग आए, उसके बाद सारे एक ही आ गए। तो 501 पे कितने पॉइंट हो जाएंगे सीक्वेंस के? इनफाइनाइट पॉइंट हो जाएंगे। तो वो उसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? उस केस में बन गया। दूसरे केस में हमने क्या माना कि रेंज सेट इनफाइनाइट है। रेंज सेट इनफाइनाइट यानी जो रेंज सेट हमने बनाया उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स है, प्लस रेंज सेट बाउंडेड भी है, प्लस। अब रेंज सेट बाउंडेड क्यों होगा? कोई सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो उसका रेंज सेट भी क्या होता है? बाउंडेड होता है। तो इनफाइनाइट प्लस क्या हो गया? बाउंडेड। अगर कोई सेट इनफाइनाइट प्लस बाउंडेड है तो हमने थ्योरम भी की थी पहले, इनफाइनाइट प्लस बाउंडेड है तो उसका एक लिमिट पॉइंट मिलेगा। यानी कि हमें जो सेट ई है, जो रेंज सेट ई है, उसका क्या मिल गया? एक लिमिट पॉइंट मिल गया। हमने क्या मान लिया? उसका नाम अल्फा मान लिया। अब किसी सेट का लिमिट पॉइंट मिलने का मतलब क्या है? कि उस सेट की इनफाइनाइट एलिमेंट्स उस पॉइंट के नेबरहुड में आ रही हैं, ठीक है। अब ई में पॉइंट्स कहां से हैं? वो तो है तो सीक्वेंस के पॉइंट ना। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि उस पॉइंट के नेबरहुड में सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स आ रही हैं। अब अगर किसी पॉइंट के नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स आ रही हैं तो वो पॉइंट क्या बन जाता है? लिमिट पॉइंट बन जाता है। तो दूसरे केस में भी ये क्या बन जाएगा? लिमिट पॉइंट। तो दो ही केस थे, दोनों में लिमिट पॉइंट मिल रहा है। इसका मतलब अगर कोई सीक्वेंस अपने पास बाउंडेड है, ठीक है, परिबद्ध है, अगर कोई अनुक्रम परिबद्ध है तो उसका कम से कम एक सीमा बिंदु अपने पास होगा ही होगा। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? बोल्जानो-वायरस्ट्रास थ्योरम। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 13। बोल्जानो-वायरस्ट्रास थ्योरम हमने पढ़ी, ठीक है। लिमिट क्या होती है सीक्वेंस की वो पढ़ी, लिमिट पॉइंट क्या होता है वो पढ़ा, ठीक है। अब आगे इसमें और जो भी है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस क्या होती है, वो सारी आएंगी इसमें। फिर कन्वर्जेंट सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं वो हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। चलो।